स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम के बारे में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत के अंदर ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, इन दोनों को सेपरेट से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आपके पास आखिरी मौका है कि जब हमारा ये जो बैच है 20 जून वाला लाइव फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, लाइव क्लासेस कराए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगा, एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होगा, सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर 18,500 में। यूज करिए कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। लेकिन आज ये जो पूरा बैच है वो क्लोज हो जाएगा, तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठाने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हुआ क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की है, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, और उसके अंदर यह कहा है कि भारत का जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, वो ठीक ठाक चल रही है। मतलब एक ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर किया है। और इसके अंदर ये बोला गया है कि वर्ल्ड की जो स्थिति है, विश्व की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, स्टैगफ्लेशन का डर है पूरे विश्व भर के अंदर, लेकिन जहां तक भारत की बात है यहां पर हमें उतना ज्यादा डर नहीं है। अगर हम विश्व के अंदर प्रॉब्लम की बात करें तो इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ट्रेड डिसरप्शन। जो इस समय वॉर चल रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट बैन हो रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम भारत को स्पेसिफिकली देखें तो जिस तरह का यहाँ पर पिछले 2-3 महीने का, ये वित्तीय वर्ष जो चल रहा है उसका 2-3 महीने का अगर हम पिछला विवरण देखें तो इसमें हम काफ़ी अच्छे स्थिति में हैं। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है वो है ट्विन डेफिसिट। और ट्विन डेफिसिट हम किसको कह रहे हैं, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और दूसरा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं ताकि आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट, बहुत सरल शब्दों में फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास 100 रुपए है, आप 105 रुपए खर्च कर रहे हो, तो यहां पर जो डेफिसिट है, मतलब कि आपकी जो आमदनी है 100 रुपए, उससे ज्यादा आपने खर्च किया, तो यहां पर जो 5 रुपए का डेफिसिट आया उसी को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। मतलब कि ये वो पैसा है ताकि आपका जो खर्च है उसका गैप फिल कर दे, क्योंकि आपके पास 5 रुपए की कमी थी, आप 5 रुपए कहीं ना कहीं से लोगे, या तो अब सरकार हो सकती है अपना एसेट बेचे, पीएसयू को बेच दे, या फिर हो सकता है सरकार उधार ले, जैसे भी करे, ये जो 5 रुपए है वो एक प्रकार से फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। अब हुआ क्या है, अगर आपको रिसेंटली ध्यान हो तो सरकार ने कुछ एक्साइज ड्यूटीज घटाई थी डीजल और पेट्रोल में। इसको लेकर, क्योंकि अब जब बजट आया था, जब सरकार ने बजट निकाला था 1 फरवरी को, तब सरकार ने सोचा था कि सरकार के पास इतनी आमदनी होगी। लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्योंकि ये जो वॉर का सिचुएशन आ गया, क्रूड ऑयल का प्राइस काफी बढ़ गया और क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तो सरकार के ऊपर दबाव आया कि आप ये जो प्राइस है पेट्रोल डीजल का वो कम करिए। तो अल्टीमेटली सरकार कहां से करती, जो सरकार एक्साइज ड्यूटीज के माध्यम से लेती थी उसमें सरकार ने कमी ला दी, और इसी की वजह से सरकार ने जो एक्सपेक्ट किया था उसको उतना रेवेन्यू होगा। मतलब मान लो सरकार ने 100 रुपए एक्सपेक्ट किया था, तो अब सरकार को रेवेन्यू 95 रुपए का हो रहा है। तो एक्चुअल में अब यहां पर फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, ये हो गया 10 रुपए। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट का डर इस समय क्यों है। इनफैक्ट यहां पर आप एक चार्ट भी देख सकते हो, जब सरकार का बजट आया था सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि ये जो 2022-23 है इसमें फिस्कल डेफिसिट 6.4% ऑफ आवर जीडीपी। देखो 6.4% ऑफ आवर जीडीपी का मतलब क्या है, हमारी जीडीपी मान लो 100 लाख करोड़ है, तो 100 लाख करोड़ में से 6.4% कितना हुआ, 6.4 लाख करोड़, राइट। तो ये 6.4 लाख करोड़ सरकार बोरो करती है। उसी प्रकार से अगर ये 200 लाख करोड़ हमारी जीडीपी है तो 6.4% कितना हो गया, 12.8 लाख करोड़। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो अभी सरकार ने अनुमान लगाया था कि हमारा 6.4% फिस्कल डेफिसिट होगा, लेकिन यहां पर ये बढ़ सकता है, 6.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये सरकार को डर है। लेकिन अब क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि इससे प्रॉब्लम क्या है। मान लो फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम सिंपल है, इकोनॉमी के अंदर पैसा लिमिटेड होता है। मान लो इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए पड़े हुए हैं। अब ये 100 रुपए में हो सकता है कि जो प्राइवेट पर्सन है, मैं और आप, यहां से सब लोग मिलकर 50 रुपए बोरो कर लें, और हो सकता है सरकार भी यहां से 50 रुपए ले ले। तो पैसा लिमिटेड है 100 रुपए, सरकार ने 50 ले लिए, आपने 50 ले लिए, तो
इकोनॉमी में तो इतना ही इन्वेस्टमेंट होगा 100 का। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लो सरकार ये कह रही है कि हम 50 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 60 रुपए लेंगे, तो प्राइवेट लोगों के लिए कम पैसा बचा ना, यहाँ पर ये 40 रहेगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि प्राइवेट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस समय नीड ऑफ द आवर है। अब एक्चुअली क्या हुआ था, कोविड के समय तो सरकार ने काफ़ी खर्च किया था पैसा, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि पैसा खर्च करके इकोनॉमी को किसी प्रकार से संभाला जाए, लेकिन मेन अगर हम देखें इकोनॉमी के अंदर, वो होता है प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो मुसीबत आ सकती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब ये हुआ सरकार ज़्यादा बोरो करेगी, और ज़्यादा बोरो करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यहां पर यह बताया जा रहा है कि सरकार ज्यादा फिस्कल डेफिसिट को ना बढ़ाए, रादर देन जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको कम करे। अब क्वेश्चन है कि किस प्रकार का एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, ये सोल्यूशन है। क्यों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे का एक्सपेंडिचर होता है, सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, या फिर डे टू डे के ऑफिस के खर्चे हो गए, बहुत सारी चीजें होती है जो डे टू डे बेसिस पर, मतलब आपका इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यहां पर सरकार को कमी करना है, सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी नहीं करना है, सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे एसेट का निर्माण होता है, इससे रोड बनती हैं, सड़कें बनती हैं, फ्लाईओवर्स बनेंगे, तो इससे क्या होगा, एसेट का निर्माण होगा। ये एक प्रकार से मल्टीप्लायर का काम करता है। मान लो सड़क बनेगा तो उससे जॉब क्रिएट होगा, सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, स्टील की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका भी तो यहाँ पर बिजनेस बढ़ने लगेगा, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो बताया गया। तो ये एक फिस्कल डेफिसिट का पूरा मामला हो गया। अब हम आते हैं जो दूसरा डेफिसिट है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट में यहाँ पर दो पार्ट में आप उसको बांट सकते हो। एक होता है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का करते हैं, गुड्स आपने देखा होगा ना, भारत आपको पता ही है ज़्यादा हम इंपोर्ट कराते हैं गुड्स को, और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। लेकिन एक होता है सर्विसेज, गुड्स वाले को कहते हैं ट्रेड अकाउंट। अगर यहां पर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम करो, मान लो इंपोर्ट आपने 1000 का किया, एक्सपोर्ट आपने 600 रुपए का किया, तो यहां पर जो 400 रुपए है वो आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया, ठीक है। और मान लो अगर उल्टा हो, आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, तो वो ट्रेड सरप्लस कहलाता है। लेकिन सर्विसेज को हम कहते हैं इनविजिबल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज क्या इनविजिबल होता है, आप जस्ट एक सर्विस दे रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक सर्विस हो गया एक प्रकार का। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और सर्विसेज जो है वो आपका इनविजिबल में आता है। तो यहां पर हो सकता है कि आपका ट्रेड अकाउंट जो है वो डेफिसिट में हो और सर्विसेज वाला आपका सरप्लस में हो। जैसे कि भारत का यही है, हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कराते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट में भी आप देखोगे क्रूड ऑयल, गोल्ड, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं, इसकी वजह से हमारा जो है डेफिसिट देखने को मिलता है। लेकिन सर्विसेज में भारत बहुत अच्छा है, आईटी वो हम ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सरप्लस होता है। लेकिन अगर हम टोटल देखें, मतलब कि हम टोटल सर्विसेज और गुड्स दोनों को मिला दो, तो हम ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर बाहर जाता है, क्योंकि डॉलर में पे करना है। तो ये जो डेफिसिट आता है, मान लो गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला लो, तो हमने मान लो 1500 रुपये का एक्सपोर्ट किया था और हमने इंपोर्ट कराया टोटल 2000 का, तो यहां पर डेफिसिट कितना हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हुआ 500। तो इसी को करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसका परिणाम क्या होता है, जब करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, मतलब कि ये डॉलर बाहर जा रहा है, राइट, ये बहुत सारा जो डॉलर है हम बाहर भेज रहे हैं, इसकी वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है, क्योंकि डॉलर बाहर जाना मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो रुपये के मुकाबले डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, और इसीलिए डॉलर मजबूत होता है और हमारी करेंसी कमज़ोर होती है। तो यहाँ पर ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे रुपये के ऊपर इंपैक्ट आएगा, और इसीलिए आप देखोगे रिसेंट टाइम्स में रुपये काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ है, अभी अपने एकदम लोएस्ट स्तर पर आ गया है, सबसे नीचे आ गया है, 78 के ऊपर पूरा आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वरी क्या है, वरी यही है कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा उसकी वजह से रुपये वीक हो जाएगा, और फर्दर जब रुपये वीक होगा तो हमारा और ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो कॉस्टली होता जाएगा। आप सोच के देखिए ना, जब हमें मान लो $10 देना था क्रूड ऑयल के लिए, मान के चलो, उस समय $1 की वैल्यू 75 रुपीज़ थी, आज के डेट में ये 78 हो गया, तो हमें और ज़्यादा पे करना हो रहा है ना। $10 तो वही है, लेकिन क्योंकि रुपये वीक हो गया तो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इंपोर्ट और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और हमारे देश के अंदर ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डर है, इसी को लेकर यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने थोड़ी जो है चेतावनी दी है। और इसका सलूशन एक ये होता है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए अच्छे से। अभी अगर आप देखोगे तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा एकदम हाईएस्ट स्तर पर जब गया था तो
$40 के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास चला गया था फॉरेक्स रिजर्व। अभी क्या हुआ है कि रुपये में बहुत ज़्यादा कमजोरी आई है, इसकी वजह से जो आरबीआई है उसने डॉलर को मार्केट में रिलीज़ किया है ताकि रुपये को एक रिलीफ मिले, और इसीलिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $600 बिलियन के आसपास आ गया है। मतलब ये थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो यही सिनेरियो है, दोनों जो प्रॉब्लम है वो इसके लिए वार्निंग दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे अपने एग्जाम में हर एक पर्सपेक्टिव से। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ डीफ्लेशन। मतलब डीफ्लेशन का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इन 4 में से आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आज रात तक ही ये जो पूरा कोर्स है आपको मिलेगा, इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है, सिर्फ 11 महीने बचे हैं आपके पास अगले प्रीलिम्स के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत। आई होप कि ये वीडियो आप अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।